हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस टीचर केमिस्ट्री। माय नेम इज शुभ्रा मुखर्जी और मैं आप लोगों का नया केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है जिसमें मैटर की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और इंटरेक्शन के बारे में बात की जाती है। केमिस्ट्री इज a branch of science in which read about composition, properties and interaction of matters। तो देन हम लोग जानना पड़ेगा कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो केमिस्ट्री का यूज तो वैसे बहुत है, इंपॉर्टेंस भी बहुत कुछ है। फिर भी केमिकल इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर्स में, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए केमिस्ट्री का हेल्प चाहिए होता है। देन कुछ डे टू डे मेडिसिन, अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ये सब केमिस्ट्री की मदद से ही पाया जाता है। किस्प्लाटिन और टेक्सोल तो कैंसर के इलाज के लिए काम आता है। एजेटी एड्स को ठीक कराने के लिए यूजफुल है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर समझने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि मैटर है क्या। मैटर है क्या? A substance which occupied space and having mass is called matter। मैटर वो वस्तु है, एक वस्तु जो कि एक स्पेस दखल करता है। जैसे कि पेन, पेन को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो ये स्पेस ऑक्यूपाई किया और इसका एक डेफिनेट मास है, कुछ भी हो, 5 ग्राम हो, 10 ग्राम, कुछ भी, तो इसको हम कहेंगे मैटर। सब्सटेंस ऑक्यूपाई स्पेस। सच एज पेन, पेन भी एक मैटर है। टेबल, कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका एक डेफिनेट मास रहता है, वही मैटर है। अब मैटर को टू टाइप में डिवाइड किया जाता है। फिजिकली मतलब मुझे जो चीजें देख के समझ में आ जाए, जैसे कि कलर, ऑडोर, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा। केमिकली तो एक मैटर, कोई मैटर जो किसी के साथ केमिकल कंबाइन होता है और उसके बाद उसकी उस प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है, जैसे कि एसिडिक, बेसिक एटसेट्रा। तो फिजिकली, अब जो फिजिकली है, फिजिकली इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। Divided into 3 टाइप। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड जो केमिकली है, केमिकली मैटर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, डिवाइड इनटू 2 टाइप। एक है प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। देन हम लोग देखेंगे कि सॉलिड है क्या, लिक्विड है क्या, गैस क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, सब बारीक से देखेंगे।
और समझेंगे। चलिए, और हाँ, ऑर्डिनरी कंडीशन में ही फिजिकल प्रॉपर्टीज को थ्री टाइप में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में क्यों बोला? ऑर्डिनरी कंडीशन में जो वाटर है H2O पानी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हम कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या हुआ, ये वेपर होके पानी ऊपर चला जाएगा। और हम टेम्परेचर को घटा दें तो क्या होगा, ये क्यूब आइस हो जाएगा, ये। तो इसलिए ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड किसे कहता है? ए सब्सटेंस जिसका डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है उसको हम कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस। एक substance which have definite shape and volume, this is called solid। अब सॉलिड क्यों होता है? सॉलिड ऐसा क्यों होता है? डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? सॉलिड जो होता है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके जो पार्टिकल्स होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होता है तो जो पार्टिकल है एक दूसरे के बहुत करीब आना जाता है, तो करीब जो आता है तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ता है, पार्टिकल सब एक दूसरे के पास आता है, देन एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर तैयार होता है इसलिए इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होता है तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाता है, करीब आने की कोशिश करता है, एकदम करीब आने तब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर तैयार होता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जब तैयार होता है तब इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। देन हमारा है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड इज सब्सटेंस जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। समझाते हैं हम। ए सब्सटेंस डेफिनेट वॉल्यूम शेप इज डिफरेंट। क्यों? मान लो एक गिलास में पानी है। कितना पानी है? 10 लीटर। 10 लीटर पानी है। अब मैं इसको एक कंटेनर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये पानी को हम यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। पानी 10 लीटर के बढ़ के 12 लीटर भी नहीं होगा और घट के 9 लीटर भी नहीं होगा, ये 10 लीटर ही रहेगा।
तो यहाँ पे 10 लीटर पानी ही है, लेकिन इसी के शेप बदल गया। यहाँ पे ग्लास की शेप में था या कंटेनर की शेप में आ जाएगा। तो क्या है, लिक्विड का शेप बदलता है लेकिन इसका वॉल्यूम एक जैसा रहता है। जैसा पहले था, अब ग्लास में रखो तो शेप अलग, कंटेनर में रखो तो शेप अलग, बाल्टी में रखो तो शेप अलग, मगर वॉल्यूम एक ही होगा। वॉल्यूम एक ही होगा, जो पहले था वही। 10 लीटर से बढ़ के 12 लीटर भी नहीं होगा और यहाँ पे 9 लीटर भी नहीं होगा, 10 लीटर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड का जो पार्टिकल होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड से थोड़ा लेस होता है, कम होता है। सॉलिड का फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड का उससे थोड़ा कम। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है देन सॉलिड। कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होता है, सो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है। स्पेस ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे गैस क्या होता है। गैस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना डेफिनेट शेप होता है। A substance which neither have definite volume nor definite shape। मान लो जो एलपीजी गैस होता है, एलपीजी जो कुकिंग के लिए जाते हैं, एक गैस का वॉल्यूम है 20 लीटर, ठीक है। अब एक रूम है, रूम का वॉल्यूम है 200 लीटर। अब गैस को हमने खोल दिया गैस को। अब गैस पूरा स्प्रेड हो रहा है पूरा रूम में। गैस क्या करेगा, गैस का जो वॉल्यूम है ये कन्वर्ट हो जाएगा रूम के वॉल्यूम में। 20 लीटर एलपीजी गैस 200 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, रूम के वॉल्यूम ले लेगा। तो इसलिए इसका ना शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। ये जिस रूम में रहेगा, जिस कंटेनर में आएगा उसका वॉल्यूम ले लेगा। ये 200 लीटर है, अगर किसी कंटेनर में जिसका 100 लीटर वॉल्यूम है वो 20 लीटर 100 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता रहता है। तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैस का पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी 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 लेस होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी वेरी हाई। देन अब हम समझेंगे कि केमिकली 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, जिसको एक है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर। और उसको समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या है, अब मिक्सचर क्या है। अब देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। एक मटेरियल जो एक टाइप के सब्सटेंस कंटेन करता है, एक मटेरियल जो कि एक टाइप के सब्सटेंस कंटेन करता है उसको कहता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस है मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। और ये प्योर सब्सटेंस को कोई फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो ये एक मटेरियल है, इसमें सब सब्सटेंस एक टाइप के हैं और इसमें नहीं है। तो जिसमें सब सब्सटेंस एक टाइप के है वो है प्योर सब्सटेंस। तो ये है प्योर सब्सटेंस, मगर ये नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि H2O2 HCl होगा। आप प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड बाय 2 टाइप। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड।
एलिमेंट क्या है? जिस प्योर सब्सटेंस में वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, इसको कहते हैं एलिमेंट। वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, सेकंड चैप्टर में है पीरियोडिक टेबल, तब समझाएंगे सब अच्छे से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 1 से 20 तक। ठीक है, तो हम मान लो हम एक सिल्वर का टुकड़ा ले लिया, सिल्वर का टुकड़ा ले लिया। अब सिल्वर के टुकड़े में हम यहाँ से यहाँ देखेंगे, फिर भी सिल्वर का ही एटम मिलेगा, यहाँ देखेंगे सिल्वर का ही एटम मिलेगा, यहाँ देखेंगे वो भी सिल्वर है, यहाँ देखेंगे सिल्वर। जिस तरह से देखेंगे यहाँ पे एक ही टाइप का एटम मिलेगा। तो एटम्स, एक ही टाइप के एटम्स मिलकर एलिमेंट तैयार होता है। एटम्स से एलिमेंट्स, एक ही टाइप के एटम्स मिलकर एलिमेंट्स तैयार करता है। जैसे कि एलिमेंट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक मेटल्स, जो हम क्लास 9-10 में पढ़ के आए हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। अब हम देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट एटम से बनता है, और कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, अब देखेंगे मॉलिक्यूल से कैसे कंपाउंड बनता है। कंपाउंड, a substance, sorry, pure substance, a pure substance which contain more than one type or kind of एटम नहीं, यहाँ पे एटम्स, जब एक सब्सटेंस एक से ज्यादा टाइप के एटम्स कंटेन करता है तो उसको कहता है कि कंपाउंड। जैसे कि मान लो इस कंटेनर में है पानी है, पानी है। अब यहाँ से एक बूंद पानी हम बाहर लाए, इस एक बूंद पानी में क्या है? पानी का फॉर्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन का एटम्स है और एक ऑक्सीजन का एटम्स है, 2 हाइड्रोजन का एटम्स है और एक ऑक्सीजन का एटम्स है। अब हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एटम मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। हम जानते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स
are called molecule. ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल मिलता है, मॉलिक्यूल पाया जाता है। ये जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल, इसको सेपरेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सेपरेट कर सकते हैं, मगर केमिकली एक प्रोसेस जिसको कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे हम कर सकते हैं। फिजिकली प्रोसेस कुछ नहीं है जैसे कि हम इसको सेपरेट कर सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मान लो इसमें पानी है, वाटर का मॉलिक्यूल है, सब वाटर, सब पानी है। अब इसमें हम थोड़ा सा NaCl दे दी, NaCl, टू कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाएगा। क्या क्या होगा? नमक पानी क्या मिक्स हो जाएगा। इसको कहते हैं हम मिक्सचर। मिक्सचर को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस क्या है? ए मिक्सचर, जिस मिक्सचर सब हर जो कंपोनेंट है सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रहेगा। द मिक्सचर वेयर ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड एज होमोजेनियस। मान लो एक ग्लास में पानी है, मान लो कितना 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। अब इसमें हम 400 ग्राम शुगर ऐड किया, हम 400 ग्राम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम जब 400 ग्राम शुगर को ऐड किया तब देखेंगे कि 1000 ml में हम 1 लीटर में 400 ग्राम ऐड किया। अब 1 लीटर में 0.4 ग्राम। हमको 1 मिलीलीटर में हमको 0.4 ग्राम अगर मिल गया तो हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब फिर इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ से 1 मिलीलीटर हम लेंगे, 1 मिलीलीटर वाटर लेंगे, मिक्सचर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें शुगर कितना है। अगर 0.4 ग्राम है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मतलब ये है होमोजेनियस मिक्सचर। तो जैसे कि शुगर जब पानी से मिलाया जाता है, जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, एज फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, अगर हम 1 लीटर में 400 ग्राम या फिर 1 लीटर में 500 ग्राम शुगर डाले तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ये 1 मिलीलीटर में 0.4 ग्राम, अगर ये 500 ग्राम होता तो 1 मिलीलीटर में 0.5 ग्राम होता। ऐसे 1 मिलीलीटर में हमको 0.4 ग्राम अगर मिल गया तो हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब फिर इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ से 1 मिलीलीटर हम लेंगे, 1 मिलीलीटर वाटर लेंगे, मिक्सचर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें शुगर कितना है। अगर 0.4 ग्राम है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मतलब यह है होमोजेनियस मिक्सचर। तो जैसे कि शुगर जब पानी से मिलाया जाता है, जब
NaCl पानी से मिलाया जाता है तब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर। अगर हम 1 लीटर में 400 ग्राम या फिर 1 लीटर में 500 ग्राम शुगर डालें तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है ये। 1 मिलीलीटर में 0.4 ग्राम, अगर ये 500 ग्राम होता तो 1 मिलीलीटर में 0.5 ग्राम होता। ऐसे NaCl प्लस वाटर। देन हेट्रोजीनियस। The mixture where all components are not uniformly distributed as called हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, इस मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता कंपोनेंट्स। जैसे मान लो कि यहाँ पे पानी है, पानी में हम सम अमाउंट ऑफ वेल दे दिया। अब हम सब जानते हैं कि वेल क्या होता है, ये पानी के ऊपरी भाग में रह जाता है या वाटर सरफेस में रह जाता है, और यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, एकदम लेस अमाउंट में मिलेगा, यहाँ पे मोर अमाउंट मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुआ, ऊपरी हिस्सा में ही ये तेल रह गया, निचला हिस्सा में नहीं आया। अगर हम सैंड देते तो हम सब जानते हैं सैंड नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे इसका अस्तित्व तो मिलता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे सैंड पाया जाता है, यहाँ पे नहीं। तो क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे ये लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, मगर ये यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। 1 लीटर में 400 ग्राम शुगर दिया तो पर मिलीलीटर में 0.4 ग्राम शुगर हमको मिलेगा। आज यही था। अगला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और हमारा वीडियो अगर पसंद हो, अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स करते रहिएगा कि आप लोगों का कमेंट्स का हमको बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।